हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, मौर्य साम्राज्य। और इसके देखेंगे हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बताइएगा पहले, सबसे पहले कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था। मौर्य साम्राज्य 323 से 184 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आप सब बताइएगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। यहाँ होगा मित्र, यहाँ पे चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और एक ये स्थापना किनको हरा के की गई थी? ये नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, और तभी से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। आप लोग बताइएगा इन चारों वंशों में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी वर्धन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों? मौर्य वंश इनमें से सबसे पुराना वंश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आप लोग बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का किसके विशिष्ट रूप, मौर्य का किसके ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आप देखिएगा, ऑप्शन ए है विशाखदत्त, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है अश्वघोष, या ऑप्शन डी है शूद्रक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है विशाखदत्त। और विशाखदत्त के ग्रंथ का क्या नाम है? बताइएगा आप सभी लोग, विशाखदत्त के ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है, और इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कुलहीन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे। बताइएगा कौटिल्य को कौन अपना प्रधानमंत्री सलाहकार नियुक्त किया था। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो किसके थे ये प्रधानमंत्री? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री भी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। बताइएगा चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए है देवगुप्त, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, या ऑप्शन डी है रामगुप्त। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और इन्हें एक और उपनाम से जाना जाता था। क्या नाम था? कौटिल्य। एक कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? विशाखदत्त की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी शूद्रक, या ऑप्शन डी चाणक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इनमें से किस पर आधारित है। बताइएगा
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है आत्मकथा, ऑप्शन बी है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, या ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या ऑप्शन डी नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी राज्य पर कैसा शासन करना चाहिए एक राजा के द्वारा, ये इसमें इस पुस्तक में सभी लिखे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक था वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है धार्मिक जीवन पर, ऑप्शन बी है राजनीतिक जीवन पर, या ऑप्शन सी है आर्थिक जीवन पर, या ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन पर। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन पर, यानी राजनीतिक नीतियां पर आधारित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? आप बताएंगे कि किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी है अशोक यानी कनिष्क। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बिंदुसार के शासन में भारत आया था। और ये डाइमेकस किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? ये एंटियोकस, राजा एंटियोकस का राजदूत था। और एंटियोकस कहाँ का शासक था? बताइएगा आप सभी, एंटियोकस कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था। और डाइमेकस किसके स्थान पे आया था? मेगास्थनीज के स्थान पर भारत आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटिल में महल था वो किससे बना हुआ था? ऑप्शन ए है ईंटों का, ऑप्शन बी है मिट्टी का, या ऑप्शन सी है लकड़ियों का, या ऑप्शन डी है पत्थर का। तो किससे बना हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग, किससे बना हुआ था? ऑप्शन ए है ईंटों का, ऑप्शन बी है मिट्टी का, या ऑप्शन सी है इस लकड़ी का, या ऑप्शन सी है पत्थर का। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये लकड़ी से बना हुआ था। और इसकी खोज किसने किया था? यानी जब पाटलिपुत्र की खुदाई हुई थी तो वहां लकड़ियों के महल के अवशेष के बड़े भवन प्राप्त हुए थे। और ये स्पूनर ने इसकी खोज किया था, यानी खुदाई करवाया था, तो वहां लकड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए थे जो बहुत भवनों के निर्माण में बने हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था? आप सभी बताइएगा, बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था? ऑप्शन ए है कपिल वस्तु का, ऑप्शन बी है श्रावस्ती का, या ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र का, या ऑप्शन डी है वाराणसी का। तो बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था, यानी प्राचीन स्थल था? ऑप्शन सी, ये पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग, जहां से लकड़ी के अवशेष जो महल के रूप में थे वो मिले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस मौर्य सम्राट ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इनमें से किस मौर्य सम्राट ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी है कुणाल। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? दक्कन का विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किस अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम भारत पर प्रभाव था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए है अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी है कलिंग का शिलालेख, या ऑप्शन सी है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, या ऑप्शन डी है अशोक का चोपड़ा शिलालेख। तो किससे पता चलता है?
ऑप्शन सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? पहली बार किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जीता? बताइएगा। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर पहली बार जीत प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूकस को निम्न किस भारतीय राजा ने हराया था? क्या था? सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था दोस्तों? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार या ऑप्शन सी है अशोक या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने हराया था सेल्यूकस को? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। और ये कौन था? सेल्यूकस कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर भारत आया था तो इस सिकंदर ने अपना सेनापति इसे नियुक्त किया था, और जब सिकंदर भारत छोड़कर वापस जा रहा था तो इसे अफगानिस्तान का क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत करके गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा साम्राज्य अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो अशोक के साम्राज्य में, यानी अशोक का शासन वहां पर नहीं था? कौन सा ऐसा साम्राज्य था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कलिंग या ऑप्शन डी श्रीलंका। कौन सा ऐसा क्षेत्र था? कौन सा था? यानी बिहार पे भी अशोक का शासन था, अफगानिस्तान पर भी था, कलिंग पर भी था, जो कि, और ऑप्शन डी श्रीलंका पर अशोक का शासन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? एक क्वेश्चन हमने आपको बौद्ध धर्म भी जब चैप्टर क्वेश्चन करा रहा था तो वहां पे भी बताया था। कहां पे हुआ था अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन, और कौन सा था ये भी बताइएगा। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है वैशाली या ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सा था? ये तीसरा था, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। आप लोग बताइएगा, इसके तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है दोस्तों, मोगलीपुत्र तिस्य थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रज्जुक कौन थे? आप सभी बताइएगा कि रज्जुक कौन थे। ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी थे, ऑप्शन बी गुप्त राज्य के सामंत थे या ऑप्शन सी तख्त सेना में अधिकारी थे या ऑप्शन डी मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो रज्जुक कौन थे? और बताइएगा रज्जुक कौन नियुक्त करता था उस समय? मौर्य साम्राज्य का कौन शासक था जो रज्जुक नियुक्त करता था? हमने आंसर भी बता दिया है आपको बातों ही बातों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य शासन में अधिकारी था रज्जुक। और कौन नियुक्त करता था? ये अशोक द्वारा नियुक्त किया जाता था। अशोक नियुक्त किए थे किस लिए? एक ग्रामीणों की जो वहां की जनता थी उनकी सेवा के लिए नियुक्त किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सार्थवाह किसे कहते थे?
बताइएगा सारथवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए है दलालों को, ऑप्शन बी है महाजनों को, ऑप्शन सी है तीर्थयात्रियों को, या ऑप्शन डी है व्यापारी के काफिले को। तो सारथवाह किसे कहते थे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को सारथवाह कहा जाता है। और सारथवाह की चर्चा अर्थशास्त्र में भी हुआ है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी सारथवाह का वर्णन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? आप सभी बताइएगा इनमें से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन है अग्रहारिक, ऑप्शन बी है प्रादेशिक, ऑप्शन सी है युक्त, ऑप्शन डी है राजुक। तो कौन सा है? ये जो ऑप्शन ए है अग्रहारिक, ये मौर्य शासन का भाग नहीं था। और प्रादेशिक कौन होता था? ये मंडल का प्रधान होता था, मंडल का प्रधान। और युक्त कौन था? ये जिलों से राजस्व वसूलता था, यानी राजस्व वसूलने का काम करता था। और रज्जुक कौन था? रज्जुक कौन था? ये भूमि पैमाइश का कार्यभार देखता था, यानी भूमि पैमाइश प्रणाली इसके अंतर्गत था। ठीक है दोस्तों, आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को नए हो सब तो सब्सक्राइब भी करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बताइएगा आप सभी लोग, सारनाथ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशोक ने कराया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। और सारनाथ कहाँ पड़ेगा? इस सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? इनमें से किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है अमरावती, या ऑप्शन डी है भरूच। तो कौन सा स्तूप है? ऑप्शन ए सांची का स्तूप। और अमरावती का स्तूप कहाँ पे है? बताइएगा आप सभी लोग। अमरावती का स्तूप ये नेट्टूर में पड़ता है। और नेट्टूर कहाँ पे है? नेट्टूर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और उसे रिवाइज करते रहिएगा। और किस नदी के किनारे है? ये कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी के किनारे है। और भरूच स्तूप, ये बताइएगा आप सभी लोग, भरूच स्तूप कहाँ पे है? भरूच स्तूप एमपी में है। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और सांची कहाँ पे पड़ेगा? सांची भी एमपी में पड़ेगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एमपी के। ये लोग आप अच्छे से याद करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइएगा आप सभी लोग, अशोक के शिलालेख या अशोक ने अपना शिलालेख किस भाषा में लिखवाया है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? प्राकृत में लिखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अशोक का शिलालेख
प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अशोक कौन सा अशोककालीन शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? आप बताइएगा कौन सा अशोक का शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन है कालसी, ऑप्शन बी है सहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है गिरनार, ऑप्शन डी है मेरठ। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा अशोक का शिलालेख कितनी लिपियों में मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है बोलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है रॉबर्ट सेबेल या ऑप्शन डी है स्मिथ ने। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक कब पढ़ा गया था? एक अंग्रेज था यानी ब्रिटिशर्स, और ये 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइएगा आप लोग कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है शारदा या ऑप्शन डी है नंदागिरी। कौन सी लिपि? ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इनमें से किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है रुमिनिदेयी अभिलेख, ऑप्शन सी है बी है मास्की, ऑप्शन सी है कालसी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। और आप लोग बताइएगा कालसी कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। कालसी जो है उत्तराखंड, यहाँ पे भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के रुमिनिदेयी अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित हैं? यानी अशोक के रुमिनिदेयी अभिलेख जो था वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन बी है बुद्ध के जन्म से या ऑप्शन सी है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से या ऑप्शन डी है बुद्ध के शरीर त्याग से। तो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। अशोक का रुमिनिदेयी अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और हमारा आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यानी मौर्य काल के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है वैशाली या ऑप्शन डी है उज्जैन। तो कौन सा प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था मौर्य साम्राज्य का? ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र मौर्य काल का था। ठीक है दोस्तों, और हमारा आज आपका साथ यहीं तक था। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। और आप लोग को अगर पसंद आया हो तो सेशन को फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ बनाए रखने के लिए दोस्तों। जय हिंद।